Hello everyone, here is ML Goyal. वेलकम टू ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। हमने पार्ट 1 के अंदर प्रारंभ किया था एडजस्टमेंट एंट्रीज और उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा था। अब प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 2, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। आप लोगों ने चाहे परीक्षा हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, जब हम प्रश्न हल करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि प्रश्न को बिना पढ़े ही, यानी कि प्रश्न देखते ही हमारे मस्तिष्क में आ गया कि हमें ये कार्य करना है, लेकिन हमने नीचे पढ़ा ही नहीं कि हमें करना क्या है, और हम लोग जो है परफॉर्मेंस बनाने प्रारंभ कर देते हैं, कुछ कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन फिर मालूम चलता है कि इसमें ये कार्य करना था, और फिर से हम लौटते हैं और नए प्रारूप बनाते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार से हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसे कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो ध्यान रखें, धैर्यपूर्वक कार्य करें, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और यह देखें कि प्रश्न में क्या पूछा है, उसके पश्चात ही अगला कदम आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से आप अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे और कार्य को सही प्रकार से अंजाम देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज पार्ट 2। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं और एडजस्टमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। समायोजन व उसके प्रकार, एडजस्टमेंट्स एंड देयर टाइप्स। प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले व्यय आधारित। व्यय आधारित का मतलब हो गया एक्सपेंसेस। दूसरा है आय आधारित, तो ये हो गया आपके इनकम के संबंध में। और तीसरे हैं आयोजन आधारित, ये है प्रोविजंस बेस। और फिर जो बच जाते हैं अन्य समायोजन, ये भी आपको सीखना है। तो देखिए, कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए व्यय आधारित समायोजन कौन से हैं। अद्वितीय व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये बाद में सीखते हैं। फिर है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज, ये हो गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रबंधकीय पारिश्रमिक, मैनेजर का जो होता है रेम्युनरेशन, उसके संबंध में। माल की असामान्य हानि, ये भी हम जानते हैं, माल की जो हानि होती है, एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं, ये आप इसमें सीखेंगे। फिर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के संबंध में भी एडजस्टमेंट को सीखना है। नेक्स्ट है इनकम बेस। तो इनकम बेस में देखिए, सबसे पहले उपार्जित एवं बकाया आय, एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। अनुपार्जित आय, अनअर्न इनकम या एडवांस इनकम। फिर है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखिए आयोजन आधारित, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो भविष्य की हानियों के लिए लाभ में से बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए रहा। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लेनदारों पर बट्टे के लिए संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और नेक्स्ट है मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। और जो बचे हुए हैं एडजस्टमेंट देखिए, सबसे पहले अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। परस्पर ऋण, ये भी आप समझेंगे। विक्रय के अतिरिक्त माल का अन्य उपयोग कौन कौन सा होता है, ये भी हम समझेंगे। पसंदगी पर बेचा गया माल, हमने माल बेचा, पसंद आएगा अगला रखेगा, नहीं तो लौटा देगा, इसको भी समझेंगे हम लोग। स्थगित आयगत व्यय, ये हमने समझा है, यहाँ फिर समझेंगे। अशुद्धि सुधार संबंधी समायोजन, रेक्टिफिकेशन एरर्स की जो प्रविष्टियाँ होती है उसके संबंध में एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये सारे के सारे समायोजन हमें सीखने हैं, एक के बाद एक हम लेंगे और सीखेंगे। आप लोग एकदम तैयार रहें, नोटबुक लेकर के और समय दे करके इसको अवश्य समझें। बार बार आप रिवाइंड भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कार्य कीजिए, जितने भी समायोजन हैं उनको नोटबुक में इसी तरह से उतार लीजिए और फिर हम प्रारंभ करते हैं, एक के बाद एक समायोजन लेकर के समझते हैं।
तो अब बिना देर के प्रारंभ करते हैं समायोजन। और समायोजन में भी सबसे पहले लेते हैं अपन कौन सा, व्यय आधारित समायोजन। व्यय आधारित समायोजन, एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट। और इसमें सबसे पहले लेते हैं हम आदित्य व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसके संबंध में पूरी बात हम सीखेंगे, एक के बाद एक बात अच्छे से समझिए। सबसे पहली बात है, इसका मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझिए, वह व्यय जो देय हो चुका है पर चुकाया नहीं है। इसका मतलब इस वर्ष का एक्सपेंसेस है लेकिन हमने नहीं चुकाया, ड्यू हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उदाहरण देखिए, ₹2000 प्रति माह की दर से चालू वर्ष का किराया 20,000 चुकाया। जो मैंने उदाहरण आपको पहले दिया था उसी उदाहरण को मैंने लिया है। समझिए, चालू वर्ष में ₹2000 पर मंथ की दर से हमने केवल 20,000 रेंट ही पेड किया। तो पेड करना चाहिए था कितना, 24,000, और पेड कितना किया, 20,000। तो देखिए आगे, आदित्य किराया आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा, समझिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 और उसमें से 20,000 लेस कर दीजिए, ये अमाउंट आया कितना, 4,000। तो 4,000 किराया ड्यू हो गया है लेकिन हमने नहीं चुकाया। अब इसकी जनरल प्रविष्टि देखिए, जो एंट्री हो चुकी है रेंट पेड ₹20,000, तो ये एंट्री आपको आती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। अब बात करते हैं, अब समायोजन क्या एडजस्टमेंट हमें करना है। तो एडजस्टमेंट हमें ये करना है कि रेंट अकाउंट में 20,000 ही लिखा है जबकि होना चाहिए कितना, 24,000। तो 4,000 रुपीज रेंट अकाउंट के अंदर शामिल करना है या जोड़ना है। क्लियर। अब इसकी समायोजन प्रविष्टि या एडजस्टमेंट एंट्री को समझिए। रेंट अकाउंट को 4,000 से बढ़ाना है, तो किसी अकाउंट को बढ़ाना है या घटाना है, सबसे पहले देखिए उस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है। तो यहाँ पर रेंट चूंकि खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए फिर से डेबिट करना है, अगर घटाना होता तो हम उल्टा काम करते। तो रेंट अकाउंट बढ़ाना है, बैलेंस डेबिट है, तो कर दीजिए रेंट अकाउंट डेबिट। तो एडिशनल एंट्री में देखिए रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। अब किस खाते को क्रिएट करें, उस व्यक्ति खाते को क्रिएट कीजिए जिस व्यक्ति को यह किराया चुकाना था। तो हम उस व्यक्ति का नाम न लिख करके हम एक नया खाता बनाते हैं जिसका नाम है टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और देखिए इसको हमने क्रिएट किया है क्योंकि यह हमारी लायबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट, खाता बही में दर्शाना। अब देखिए लेजर में आप किस प्रकार पोस्टिंग करेंगे, तो लेजर में रेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट किस प्रकार बनते हैं, समझिए। सबसे पहले रेंट अकाउंट में देखिए एक प्रविष्टि हम कर चुके हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने लिख दिया टू कैश कितना, 20,000। और एडजस्टमेंट एंट्री हमने की है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये देखिए टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, ये हमने पोस्टिंग कर दी। अब आउटस्टैंडिंग रेंट में देखिए केवल एक एंट्री हुई है, कौन सी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को किया है क्रेडिट साइड में हमने पोस्टिंग कर दिया बाय रेंट। यह तो है पोस्टिंग का तरीका। अब इन दोनों खातों को बंद करना है, तो रेंट अकाउंट ट्रांसफर होता है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं आपको क्लोजिंग एंट्रीज में यह बात समझा चुका हूं। तो देखिए रेंट अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया बाय P&L 24,000, तो ये खाता हमने बंद कर दिया क्लोजिंग एंट्री से। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो है यह पर्सनल अकाउंट है, तो यह जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। देखिए इस तरफ लिखा है 4,000, बंद करने के लिए टू बैलेंस CD कितना, 4,000। तो यह खातों में इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट में कैसे दर्शाना है। तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग बनेगा या P&L, दोनों में से एक। तो रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मद है। तो देखिए हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और इसका खर्चा है तो खर्चा डेबिट में, टू रेंट 20,000। अब इसमें 4,000 ऐड कर दीजिए और लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, दोनों को जोड़ के अमाउंट को बाहर लिख दिए 24,000। तो देखिए जितनी राशि इस वर्ष के खर्चे में आनी चाहिए थी उतनी राशि खर्चे में आ गई। 2,000 पर मंथ, 12 महीने का है, 12 से गुणा कर दिया 24,000। अब बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज पक्ष में लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट। यह है इसका तरीका। अब एक महत्वपूर्ण एंट्री और है, नए वर्ष में जब आप वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, नया वर्ष प्रारंभ हुआ, तो नया वर्ष प्रारंभ होते ही जो आपने समायोजन एंट्री ये की है इसकी विपरीत प्रविष्टि करनी है। देखिए नए वर्ष के प्रारंभ में विपरीत प्रविष्टि, तो जो एंट्री की है उसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब आप बोलोगे कि ये एंट्री क्यों की है, तो हमें क्या करना होगा कि अगले वर्ष जब हम रेंट पेड करेंगे तो 24,000 पेड नहीं करेंगे, बल्कि कितना पेड करेंगे, पिछले वर्ष का 4,000, इस वर्ष का 28,000। तो 28,000 पेड करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 28,000। तो 4,000 उस वर्ष के खर्चों में से हटाने होंगे, तो हटाने के लिए ये एंट्री सहयोग देगी। और देखिए रेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। इस प्रकार से वहां से 4,000 का प्रभाव हट जाएगा और 24,000 ही बचेगा। अब यह पॉइंट आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, अर्थ समझा, उदाहरण समझा, हमने एंट्री समझी, एडिशनल एंट्री समझी, फिर खातों में कैसे दिखाते हैं वो देखा हमने, और अंतिम खातों में कैसे दिखाते हैं ये भी देखा, और नए वर्ष में एंट्री क्या होती है ये भी देखा। तो इसको नोटबुक के अंदर अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझने के लिए यह प्रश्न और भी सहायक होगा, इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि यह प्रश्न आपको स्वयं अपनी नोटबुक में हल करना है। देखिए प्रश्न में लिखा है, एक व्यवसायी की पुस्तकों से अग्रलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। अब सबसे पहली सूचना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1/4/2023। इसका मतलब हो गया कि वर्ष के प्रारंभ में सैलरी का आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है कितने रुपए, 3,000। अब क्या करेंगे आप, जब प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहली प्रविष्टि जो होगी वह इस एंट्री को उल्टी एंट्री करनी है आपको, विपरीत प्रविष्टि। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको उल्टा कर दीजिए और सैलरी को शामिल कर दीजिए। तो एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी और 3,000। सबसे पहले एंट्री ये होगी। नेक्स्ट देखिए, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 13,000, एंट्री कर दीजिए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट जो हिंट है, सैलरी पर मंथ 1,000 रुपीज। अब यहां पर देखिए, एक महीने के 1,000 रुपये, 12 महीने के 12,000 रुपये। आप कहोगे कि हमने तो 13,000 चुका दिए। जी नहीं, 3,000 आपने पिछले वर्ष का चुकाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13,000 में से 3,000 चुकाया पिछले वर्ष का, इस वर्ष का चुकाया कितना, 10,000 रुपये। तो चुकाना कितना था इस वर्ष, 12,000 रुपये, और आपने इस वर्ष का चुकाया कितना, 10,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी जो वर्ष के एंड में है। तो इसकी एंट्री कर दीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। तो ये 3 एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में आते हैं, देखिए यहां पर आपको जो करना है, जनरल प्रविष्टियां तो हमने बता दी। अब आपको सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये दोनों बनाने हैं। तो जो हमने 3 एंट्री की है उसकी उसमें पोस्टिंग कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस है तो उसको सबसे पहले उस खाते में लिखना है बाय बैलेंस बीडी।
कितने रुपए? 3000। और उसके बाद जो 3 एंट्री है उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। फिर सैलरी अकाउंट को P&L में ट्रांसफर कर दीजिए और आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस से बंद कर दीजिए। ये हो गया दोनों खाते। फिर बताना आपको फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, उसमें डेबिट में लिखिए टू सैलरी, कितने? जो आपने चुकाए हैं कितने? 13,000। और जो ओपनिंग बैलेंस है 3000, ये लेस कर दीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। लेस करने के बाद में जो आपके इस साल का आउटस्टैंडिंग है कितना? 2000, ऐड कर दीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग, ऐड कीजिए राशि बाहर। देखिए बाहर आपके आएंगे 12,000, तो पर मंथ 1000, 12 महीने के 12,000 जो सामने आ गया। बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप? बैलेंस शीट में वही तरीका, वर्ष के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको लायबिलिटीज में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस प्रश्न को बहुत ही समझदारी से हल कीजिए। अगर प्रश्न हल करने में परेशानी आती है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पहले जो आपको समझाया है उसको भी जरूर देखिए। यह था एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट 2। मैं शीघ्र लौटूंगा पार्ट 3 के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ही गंभीरता से, प्लानिंग से मेहनत करते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लिंक को अन्य साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए। शीघ्र लौटता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।